हेलो लर्नर्स, आपके फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनफोल्ड यू पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज, आपकी साइंस मेंटोर। लेट्स अनफोल्ड टुडेस टॉपिक दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम डेली अपने चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट एक्सेट्रा को देखते हैं। पर क्या आपको मालूम है, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट देम इन दिस वीडियो लेसन बाय कवरिंग फॉलोइंग सब टॉपिक्स। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? व्हाट इज वैक्सीनेशन? कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। एंड एट लास्ट लेट्स रिवाइज। लेट्स डिस्कस ईच सब टॉपिक इन डिटेल। शालू काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही थी। उसके टीचर ने उसके घर कॉल की और तब उन्हें पता चला शालू को टाइफाइड हो गया है। टीचर ने यह बात उसके क्लासमेट्स को बताई, लेकिन बच्चों को नहीं पता था टाइफाइड क्या होता है और इसीलिए उन्होंने मैम से पूछा कि टाइफाइड क्या होता है। मैम ने कहा, टाइफाइड एक तरह का स्टमक इन्फेक्शन है जो कि खाने या फिर पानी में प्रेजेंट बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया वर्ड सुनकर बच्चे हैरान हो गए। अब उन्होंने मैम से पूछा, ये बैक्टीरिया क्या होता है? मैम ने कहा, बैक्टीरिया एक बहुत ही छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हम इन्हें देखना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना होगा। अब क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पर सिर्फ बैक्टीरिया ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसी की तरह और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे हैं, जैसे कि फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। अभी तक स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से आज तक सिर्फ सीजनल वायरल फीवर के बारे में ही सुना था। उन्होंने अपनी मैम से पूछा, क्या वायरल फीवर भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? मैम ने कहा, यस, और ये वायरस यानी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। पर बच्चों, वायरस के बारे में साइंटिस्ट अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग। तभी अचानक से एक स्टूडेंट ने पूछा, ऐसा क्यों? मैम ने कहा, वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और होस्ट की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, पर जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर जाता है तो ये लाइव यानी जिंदा हो जाता है। और यही रीजन है जिसके कारण इसे ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और ना ही नॉन लिविंग। इसकी इसी प्रॉपर्टी के वजह से कई वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। रिसेंट ईयर्स में आपने कई वायरल डिजीज के बारे में सुना या पढ़ा होगा जो कि बहुत डेडली यानी खतरनाक है, जैसे कि जिका, इबोला, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। अब सभी बच्चों को ये तो समझ आ गया कि कुछ डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब से होती है, बट अब उनका क्वेश्चन ये था कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने आप को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके। मैम ने फिर बच्चों से पूछा, क्या आपने 7 वैक्सीनेशन वाली टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी जिसमें बताया जाता है 5 इयर्स तक बच्चे को 7 वैक्सीनेशंस लगवानी चाहिए। हम ये सारी वैक्सीनेशन इसलिए लगवाते हैं ताकि हम अपने आप को माइक्रोब से होने वाली बीमारियों से बचा सके। वैक्सीनेशन बेसिकली एक डोज होती है डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, हम जानबूझकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर क्यों इंजेक्ट करवाते हैं? अगर किसी राजा को अपने दुश्मन की ताकत का पहले से पता हो तो वो उनसे लड़ने के लिए दोगुनी ताकत से पहले से ही तैयार रहेगा और इसी वजह से दुश्मन उस पर हावी नहीं हो पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी और वैक्सीनेशन इकट्ठे काम करते हैं। वैक्सीनेशन में यूज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और शेप बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से मिलता जुलता होता है। अब जैसे ही हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, हमारी बॉडी अपने आप को इनसे बचाने के लिए इन वीक माइक्रोब से लड़ने लगती है और इसके लिए वो एंटीबॉडीज यानी एक स्पेशल तरह का प्रोटीन सिक्रीट करती है। ये एंटीबॉडीज वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही एक मेमोरी डेवलप करती है जिनमें ये इन वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और शेप को हमेशा के लिए याद रखती है। अब इन वैक्सीनेशन के कारण जब हमारी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग और डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये एंटीबॉडीज फटाफट एक्टिवेट हो जाती है और इनके खिलाफ लड़ने लग पड़ती है। ये वैक्सीनेशंस एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल हो सकती हैं। ये वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। अब आप अपने पेरेंट्स की लेफ्ट आर्म के एकदम ऊपर यानी शोल्डर की तरफ देखें या उस एरिया को टच करें।
यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मेनली इन राउंड शेप में स्किन का टेक्सचर अलग देखने को मिलेगा। अब आप सोचे ऐसा क्यों है? वेल, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें बचपन में डीपीटी यानी डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस की वैक्सीनेशन लगी है। ये वैक्सीनेशन हमें 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इसलिए आम पे अपना मार्क छोड़ देती है। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी आम पे ये निशान क्यों नहीं है? वेल, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब डीपीटी की वैक्सीनेशन की नीडल बहुत थिन होती है और वो अपना मार्क नहीं छोड़ती। अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और इनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब हम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइफाइड के बारे में। इस वीडियो लेसन की स्टार्टिंग में जब हम शालू के स्कूल ना आने का रीजन डिस्कस कर रहे थे, तब हमने टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। क्योंकि टाइफाइड एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सैल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया खराब खाना खाने या पानी पीने से ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर आते ही ये डिजीज के सिम्टम शो नहीं करता। ये सिम्टम शो करने के लिए 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक का टाइम ले लेता है। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, सर दर्द, वीकनेस, मसल्स में दर्द होना, पसीना आना, सूखी खांसी, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन लगना। इस डिजीज से बचने के लिए हमें बच्चों को छोटे होते ही इसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और खाना और पानी साफ रखना चाहिए। आफ्टर टाइफाइड, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस। आपने अक्सर टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक खांसी रहती है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टीबी का टेस्ट कराना चाहिए। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करती है, पर कई बार ये स्टमक और स्पाइन को भी इफेक्ट कर देती है। लंग्स टीबी मोस्ट कॉमन है। इसमें इफेक्टेड पर्सन को कॉफ, चेस्ट पेन, थकावट, वेट लॉस, फीवर, भूख ना लगना और एकदम से बहुत ठंड लगती है। ये सारे सिम्टम्स है टीबी के। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली ट्रांसफर हो जाती है। इफेक्टेड पर्सन के मुंह से कॉफ और छींक और स्नीज के टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये ड्रॉपलेट एयर के थ्रू दूसरे पर्सन के अंदर चली जाती है और उसे भी बीमार कर देती है। फॉर्चुनेटली टीबी का इलाज है और इसे रोका भी जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ्स तक चलता है। दिस इज ऑल इन बैक्टीरियल डिजीजेस एंड आई होप आपको दोनों बैक्टीरियल डिजीज का सोर्स, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में सब समझ आ गया हो। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स? Yes, the microorganisms are those living organisms that can't be seen through naked eyes. Now next question is, give example of viral diseases. Yes, the answer is Ebola, Zika and COVID-19. It is also called coronavirus. Name 2 bacterial diseases. Yes, these are typhoid and tuberculosis. This is all in this video. In our next video, we will discuss about viral and protozoa diseases in detail. Till then, keep learning, keep sharing. Thanks.